सो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फाइनली आ गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, जो कि हर साल ये वैकेंसीज़ आती हैं। ये बेसिकली जून, जुलाई, अगस्त के मंथ पे आती है, बट इस बार जल्द नोटिफिकेशन आ गया है। सो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशन तो निकाल दिए हैं, बट कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो स्टूडेंट्स के मन में होते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के स्टूडेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या फिर बिहार के स्टूडेंट दे सकते हैं या नहीं। तो मैं इन सारी बातों को मैं बताऊँगी। फ़िलहाल पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो कॉन्सोलिडेटेड जो रेम्यूनरेशंस हैं वो 57,700 की है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी हैंडसम सैलरी है। तो मैं सब लोगों को रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ एक बार विज़िट करें और एक बार वॉक इन इंटरव्यू देकर आएँ। पहला है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़ सबके यहाँ पे आए हैं। स्पेशली यहाँ ज्योग्राफी के नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 2 हैं और जियोलॉजी के यहाँ पे 3 हैं। ये नंबर ऑफ़ पोस्ट ये आप देख लेना, बिकॉज़ ये नंबर ऑफ़ पोस्ट आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अपने रिज़र्व्ड कैटेगरी में आपकी कितनी सीट्स हैं, और रिज़र्व कैटेगरी के हिसाब से ही यहाँ पे आपके लिए जाएंगे आपके फाइनल जो भी होगा। दूसरा है कि हिंदी, मैथमेटिक्स, मेटलर्जिकल, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप फिर दे सकते हो, पिछले बार भी 2 सीट्स ही आए थे। यहाँ पे 1 सीट ओबीसी से है एंड 1 सीट ईडब्ल्यूएस से है, तो स्पेशली जनरल लोगों के लिए नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ भी है कि जो ओबीसी के अंदर जो भी कैटेगरीज़ में आ रहे हैं उनका अप्रैल के मंथ से बाद का उनका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप ओबीसी के अंडर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अप्रैल के मंथ से आपका नया जो सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपके हाथ में होना चाहिए, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे 2 सीट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डेट क्या है, डेट और वॉक इन इंटरव्यू का क्या है। अगर हम लोग बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो 30 जून को है। इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का 1 को है, 1 जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है। और स्पेशली अगर हम पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखें तो वो आपका 7 जुलाई को पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। कभी भी आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें। अभी फ़िलहाल जेट एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी बच्चे लोग पूछ रहे थे कि जो नेट क्वालिफाइड है क्या उन्हें जेट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट ऐसे सेंट्रल लेवल में नेट की ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का भी ये भी है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का मास्टर डिग्री विथ 55% रहना ज़रूरी है इन अ कंसर्न रिलेवेंट अलाइज सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। सो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में अगर आपकी मास्टर्स डिग्री 55% के अबव है तो ये पहली क्वालिफिकेशन है। दूसरा, आपका जो नेट है वो नेट आपका क्लियर होना चाहिए, जो कंडक्टेड बाय द यूजीसी और सीएसआईआर, ठीक है। आपका ये होना चाहिए नेट, स्लेट या सेट, इस तीनों में से अगर किसी भी तरीका का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके अंडर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग ये देखें कि जो पीएचडी डिग्री है, ठीक है, जो पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड में आपका होना चाहिए, आपको अवार्ड होना चाहिए, ठीक है। पीएचडी थीसिस में 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आप कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर रहोगे, जब आप अपना थीसिस सबमिट करते हो तो वहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी होते हैं जो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस आपसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बिन कंडक्टेड, ये हर यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। उनका एटलीस्ट 2 पेपर रिसर्च पेपर होना चाहिए पब्लिश, ठीक है, और विच एटलीस्ट 1 इज़ इन रेफरी जर्नल। तो ये भी होना चाहिए अगर आपके अच्छे जर्नल्स में हैं, जैसे स्कोपस में है या आपका सेज में है, अच्छे जर्नल्स में अगर आपको पब्लिश होंगे तो आपका अकेडमिक जो क्रेडिट्स होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का भी आप वही देखिए, मास्टर्स डिग्री विथ 55%, नेट, स्लेट और सेट जो भी एग्ज़ाम अगर वो उन्होंने क्वालिफाइड किया है वही सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर हम देखें तो आप आ जाइए पॉलिटिकल साइंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स या
सो 16 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर्स डिग्री 55%, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कैंडिडेट जो भी रजिस्टर्ड हुए थे PhD प्रोग्राम प्रायर टू 11th जुलाई 2009 शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंसेस, बायलॉज, रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन awarding the degree, and such PhD candidate shall be exempted from the requirement of NET, SLET, SET for the recruitment and appointment of assistant professor। तो ये बात जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी PhD 2009 से पहले या प्रायर जिन्होंने कंप्लीट की है, वो नेट, स्लेट या सेट के यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के जो भी एग्जामिनेशंस जो भी होते हैं, जो भी नेट, स्लेट और सेट की जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, क्योंकि अभी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं उसमें नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप जब तक नेट क्वालिफाइड नहीं होंगे यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट अंडर दी असिस्टेंट प्रोफेसर। बट ये क्या बोल रहा है कि जिनका भी PhD थीसिस 2009 से पहले हुआ था उनको एक एग्जम्पशन मिलता है कि वो नेट, स्लेट और सेट के एग्ज़ाम से वो बिल्कुल एग्जम्प्टेड है, वो डायरेक्ट अपना वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं विदाउट एनी एग्जामिनेशन, विदाउट इन गिविंग एनी एग्जामिनेशन, राइट। तो PhD डिग्री की जो है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को ध्यान होता है कि 2009 से पहले हमने अपनी PhD थीसिस सबमिट की है, अब तो हम नेट एग्ज़ाम हमने लिखा नहीं, तो क्या हम इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आएंगे, अपना जो भी डाउनलोडेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस वेबसाइट के थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन, अपनी सारी जो भी है अपने एप्लीकेशन में जो भी आपको फिलअप करना है वो करके वो अपना जो भी है उसको प्रिंट आउट करा लें। बायोडाटा जो आपका CV है उस चीज़ को भी अपने साथ रखें, जो अपनी एक अच्छी CV बनाएं, उस CV का फॉर्मेटिंग देखें, उस CV में बिल्कुल ध्यान रखें कि उस CV में कि जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो बिल्कुल चाइल्डिश की तरह नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह नज़र आना चाहिए। उसका भी मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूँगी कि वो टेम्पलेट में आपको कैसा लिखना है। जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना है, आपको कहीं पे भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको मेल नहीं करनी है, यूनिवर्सिटीज़ आपकी मेल नहीं देखेंगी, और आपका 2 कलर फोटोग्राफ्स भी लगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। जिन्होंने अपने बताया कि जो भी candidates with PhD degree awarded with UGC minimum standard for the PhD degree required to submit a certificate in the prescribed format। ओके, सो जो भी बच्चे जिन्होंने PhD की डिग्री की अवार्ड जिन्होंने ले रखा है, जिनका PhD थीसिस सबमिट हो चुका है, तो वो अपना एक सर्टिफिकेट एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एनेक्जर 1 के अंदर कंसर्न यूनिवर्सिटी को वो देंगे, जो UGC के अंडर आता है। जब भी थीसिस सबमिट होता है तो वो थीसिस भी आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है, जो अवॉर्डी है, जो ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड में ये बता रहे हैं कि जो भी PhD प्रोग्राम में है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था 11 जुलाई 2009 से पहले, उनको एक सबमिट करना होगा अपने एक सर्टिफिकेट इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी से ही एक फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म को आप फिल करते हैं, किसी भी तरीक़ा का डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस्ड है तो आप एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें आप अपना जो भी प्रेस्क्राइब जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं कि ये मैंने फॉर्म फिलअप किया है, और अपने नॉलेज से वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सही हो सकती है। तो ओके, सो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इंटरव्यू में कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट डिपेंडिंग अपन, जैसे अगर इंटरव्यू में अगर आपका लेट हो गया तो हो सकता है आपका नेक्स्ट डे भी हो जाए इंटरव्यू। कुछ इंटरव्यू में डेट्स इधर उधर होने के भी चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वेबसाइट में रेगुलर एक विज़िट करते रहे ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन पता लगते रहे कि आपकी डेट किस तारीख को है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यू टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाते हैं, या इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से अदर जो सब्जेक्ट्स के जो भी इंटरव्यूज़ हैं वो डिले हो जाते हैं और इस वजह से डेट चेंज करना पड़ता है। तो प्लीज़ इस वेबसाइट में रेगुलर विज़िट करते रहें। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि आप जो अगर झारखंड के नहीं हैं तो क्या आप इंटरव्यू दे सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है, स्पेशली अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, या फिर आप जामिया मिलिया से आ रहे हैं, तो इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पर सिलेक्शंस होने के, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब सवाल ये उठता है कि OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है, ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर मुझे ये सर्टिफिकेट अगर मैं इसके अंडर अप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे यूनिवर्सिटी के साइड से क्या मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्या मुझे एक्नॉलेजमेंट फिर फिल करने का मुझे टाइम मिलेगा? नो डियर,
आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास 1 अप्रैल 2026 का के बाद का बना होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट वहाँ लेकर जाना है। अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्लीज़ उसमें ना भरें। आपके पास अगर एक्नॉलेजमेंट भी होगा तो उससे काम हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट के थ्रू भी वो लोग काम ले लेते हैं। बट आप ये बोलोगे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास पिछले ईयर का है, नो, सो इट वॉन्ट वर्क, राइट। तो आपको इस बात का ही बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे वो SC/ST का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो OBC एनसीएल का सर्टिफिकेट हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 सीट्स हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पब एड में भी काफ़ी ये आपका 7th को दिया हुआ है। बट आप प्लीज़ एक बार इस चीज़ को चेक करते रहें। बाकी आपके किसी भी तरीके के डाउट्स हैं या किसी भी तरीके के आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं झारखंड से हूँ और मैंने भी इस वॉक इन इंटरव्यू में मैं गई थी पिछले साल और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट कहते हैं ना, लक साथ नहीं देता, या फिर आपके लिए और भी कुछ अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उस टाइम मैं अपने PhD मैंने एडमिशन नहीं लिया था। इफ़ बाय इन केस मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई थी, उन्होंने मेरे अप्रिसिएशन भी उन्होंने दिया था। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि किसी भी तरीके के अगर आप सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, और इंटरव्यूज़ में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। ओके देन, बाय बाय।